इतनी गालियां खा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि सीमांचल के किसी भी नेताओं पर इतनी गालियां पड़ी होंगी। मुस्लिम की आदत मजबूत करने की बात कही थी, हक छीन कर लाने की बात कही थी। इन्होंने ये कहकर वोट लिया कि अवैसी साहब बिल फाड़ दिए पार्लियामेंट में सीए। आपके पास 80 विधायक है, 122 का आंकड़ा नहीं पूरा बहुमत का, तो आपको थोड़े ना कोई गवर्नर आपको सरकार बनाने के लिए बुलाए। सर सब बात एक तरफ, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेरागंज वालों को किशनगंज से बिजली मिल पाएगी नहीं पाएगी, और इसके लिए आप पहल कब तक कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गाँव में। आज हम लोग हैं कोचाधामन के पूर्व विधायक सह जदयू के बिहार उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब के पास, और उनके पास हम लोग आए हैं। कई सवालात हैं क्योंकि बीते दिनों सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में बहुत ही उलटफेर हुआ है, उथल पुथल हुआ है, और उसी को लेकर के आज हम लोग सर से बात करेंगे। सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरी बिहार की राजनीति में उलटफेर हुआ है क्योंकि मजलिस के 4 विधायक, MIM के 4 विधायक राजद ज्वाइन किए हैं, और इसको लेकर के आपका अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखी सर। तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया सर? अब इसमें हम क्या प्रतिक्रिया दें? ये उन लोगों का आपस का मामला है। कोई किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचे, और कुछ लोगों पर आरोप है कि ये लोग खुद अपने आप को ऊंची दाम में बेचे। तो ये लोग दोनों पक्ष, जनता ने इन लोगों पर भरोसा किया, सीमांचल की जनता ने। तो ये जनता के सामने जा कर के जो आरोप लगे हैं इनकी सफाई देनी चाहिए। सर इलेक्शन के टाइम में कई मुद्दे वो लोग लेके आए थे, NRC जैसे मुद्दे को लेके आए थे कि, और मुस्लिम क़यादत की बात कर रहे थे, और वही लोग आज जा कर के फिर जिसको गाली दे रहे थे उन्हीं के पास जाके सट गए हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों ने तो हम लोगों को ट्रोल करने के लिए एक IT सेल बना रखा था, जिसका काम था कि JDU के लोगों को गाली दो इतनी। और आज देखिए, वो एक मुहावरा नहीं है, कुआं खोदने वाला खुद कुएं में गिरता है। आज उस IT सेल की गालियां वो लोग खुद खा रहे हैं। इतनी गालियां खा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि सीमांचल के किसी भी नेताओं पर इतनी गालियां पड़ी होंगी। तो निश्चित रूप से इन लोगों ने उस वक्त मुस्लिम की आदत मजबूत करने की बात कही थी, हक छीन कर लाने की बात कही थी। इन्होंने ये कहकर वोट लिया कि अवैसी साहब बिल फाड़ दिए पार्लियामेंट में CA, तो वो कानून ख़त्म हो जाएगा। NRC नहीं तो लागू हो जाएगा। हमारे नेता नीतीश कुमार, हम लोगों ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया। ये लोग उसका वीडियो बना करके उसको जो है डिटेंशन सेंटर बनाने कर वोट लेने का काम किए जी। तो आज जो ये लोग सफाई दे रहे हैं, तो यही खुद हास्यास्पद है। विकास की बात करते हैं तो विकास कहाँ होता है पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरे विकास कहाँ से हो सकता है? सर एक बात और है कि लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जदयू और राजद मिलकर के फिर से सरकार बना सकती हैं, और क्योंकि ये 4 विधायक गए हैं तो सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि ये 4 विधायक को उसी वजह से बुलाया गया है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनानी थी उनको बिहार की। तो क्या लगता है सर, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? अब पॉलिटिक्स में तो कभी भी गठबंधन वक्त और हालात के तहत बदलता है, बनता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार का BJP के साथ जो गठबंधन है, अलायंस है, वो अपने शर्तों पर है। नीतीश कुमार कभी भी अपने शर्तों पे से समझौता नहीं कर सकते। बहुत सारे मामले हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, अजान हो, या और बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे डिफरेंसेज हैं। लेकिन BJP के साथ सत्ता में रहते हुए भी कभी इन मुद्दों को, बिहार में आप देखते होंगे जितना अमन शांति भाईचारगी सभी है,
देश के किसी राज्य में नहीं। सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार या एक दूसरे से मिलकर करते हैं। तो नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे सत्ता रहे या जाए। और यहाँ तो तरह तरह के बात, जो पॉलिटिकल पंडित, जो सियासी, जो विश्लेषक हैं, जो समीक्षा करते हैं, किसी का कुछ कहना, किसी का कहना है कि भाई ये लोग सोच रहे थे कि इनके कारण हमारी सरकार नहीं बनी, MIM के कारण, तो इनको जो है कैसे बर्बाद कर दिया। सिर्फ बड़ी पार्टी बनने से कोई सत्ता में नहीं आता है। उसके लिए आपको जो जैसे 243 है, तो 243 का आधा से ज़्यादा 122 हुआ, 122 नंबर गेम चाहिए। आपके पास 80 विधायक है, 122 का आंकड़ा नहीं पूरा बहुमत का, तो आपको थोड़े ना कोई गवर्नर आपको सरकार बनाने के लिए बुलाएगा। आपको तो हाउस में तो प्रूव करना ना पड़ेगा। तो ये सब लोग अपना अलग अलग अपना लगा रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करा है और जो लोग ज्वाइन किए हैं, ये तो वो लोग बताएं कि वो लोग किन शर्तों पर। अब बाकी जितने भी, मैं भी जो बोल रहा हूँ, या पॉलिटिकल पंडित या तो वो लोग जो है पॉलिटिकल विशेषज्ञ जो बोल रहे हैं, वो अपना एक अनुमान पर बोल रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव जी ने क्यों उन लोगों को ज्वाइन कराया और जो है ये लोग क्यों ज्वाइन किए, तो ये बेहतर जानते हैं। निश्चित रूप से जनता ने जिन मुद्दों को लेकर, जिन इश्यूज को लेकर, जिन फीलिंग को लेकर वोट किया था, अगर वो इश्यूज फुलफिल नहीं होता है तो निश्चित से रूप से जनता का गुस्सा स्वाभाविक है। सर, एक सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आपके पार्टी के मंत्री एक हैं जमा खान साहब, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हैं, वो किशनगंज का दौरा किए हैं। सर, किस कारण दौरा किए हैं? क्या कुछ मिलने वाला है किशनगंज को? किशनगंज में उनका मेन दौरा था मदरसा एजुकेशन, एडोलेसेंस एजुकेशन पर एक सेमिनार था, उसमें वो मुख्य अतिथि थे। और उसके अलावा किशनगंज जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो योजनाएं चल रही उनकी समीक्षा करनी थी। जैसे डेरामारी मुजावारी में 55 करोड़ से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है। अब देख रहे होंगे, घर से आते जाते बहुत तेज़ी से काम हो रहा है जी। और हम लोग उम्मीद करते हैं अगले सत्र से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। ज़िले के 100 जिसमें 50 लड़कियाँ 50 लड़के का दाखला मुस्लिम, पूरे ज़िले के एडमिशन जैसे नवोदय में होता है तो उसमें वो केंद्र सरकार का, उसमें सभी, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चियाँ ही। तो इनका इंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा पर सिलेक्शन होगा। 75% इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र गांव देहात के बच्चे सेलेक्ट होंगे, 25% शहरी क्षेत्रों से। तो उसमें 9वीं से लेके 12वीं तक पढ़ाई से लेके खाना, कपड़ा लत्ता, जितना दवाई, कॉपी, कलम, सारा कुछ बिहार गवर्नमेंट, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है का ये सपना है कि वो उसको अपना वहन करेंगे, ताकि अगर कोई माइनॉरिटी का बच्चा भी अगर वो इंटेलिजेंट है, आर्थिक तंगी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। इसका एंट्रेंस पास कर जाएंगे तो 9वीं से 12वीं तक, फिर उसके बाद आगे उसका रास्ता खुद खुल जाएगा जी। उसके अलावा अभी 10 करोड़ से बहुउद्देशीय भवन बना है, उसको भी देखना था। आने वाले दिनों में अभी 5 करोड़ की लागत से जो प्रोसेस में है, डेरामारी मुजावरी में एक मार्केटिंग कम्प्लेक्स जो मॉल का निर्माण होना है जी। और फिर हम लोग किशनगंज शहर में भी मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनवाएंगे। और अभी हम लोगों ने विभाग से मांग किया है कि यहाँ पर जैसे अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी है या यहाँ उस वक्फ की 2 मसाजिद हैं, घासपट्टी मस्जिद और मदनी मस्जिद, के एक डीप फ्रीजर जो है उपलब्ध कराया जाए कि इन केस कोई डेथ कर जाता है परिस्थिति बस उस लाश को ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है, तो वैसे में बर्फ़ का सिल्ला लाते हैं, ये करते हैं, लाश खराब, तो उसके लिए
वो भी इंतजाम हम लोग किशनगंज में करने जा रहे हैं। जी सर, एक परेशानी से जूझ रहा है सीमांचल कि बिजली की व्यवस्था बहुत ही लचर दिख रही है सर, तो इसको लेकर आज तक आपने क्या क्या किया? आप देखे होंगे पिछले दिनों ही मैं माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी से पटना में मिला था इस समस्या को लेकर, और इसके अलावा पूर्णिया जिला के जो अधीक्षण अभियंता विद्युत हैं किशनगंज जिले के, कई राउंड जो है उन लोगों से बात हुई है। और अभी बिहार में बिजली को सुदृढ़ करने के लिए गांव में भी 24 घंटा बिजली रहे, उसके लिए अभी आप लोग जानते हैं बिहार गवर्नमेंट ने बिजली विभाग को 13,500 करोड़ रुपये दिए हैं, जिसका टेंडर अभी प्रक्रियाधीन है। बरसात बाद ये काम शुरू हो जाएगा तो सुदूर गांव में भी 24 घंटे बिजली रहेगी। और उसमें एक ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि गांव में अगर एक ट्रांसफार्मर है तो उसके पैरेलल दूसरा ट्रांसफार्मर लगेगा। एक ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो अपने आप दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट चालू हो जाएगा, और फिर इस दरमियान जो ट्रांसफार्मर जल गया है या ख़राब हो गया है उसको जो ठीक कर देना है या रिप्लेस कर देना है। ये सरकार सोच करके कि गांव में भी इस तरह की हम व्यवस्था करें, उसके लिए पैसे उपलब्ध करा दिए हैं और टेंडर भी हो रहा है। और बरसात बाद इंशाअल्लाह ये काम शुरू होगा तो बिजली की समस्या दूर होगी। और अभी एक ग्रिड सब स्टेशन जो है बिहार गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाना है। ज़मीन के कारण जो है ठाकुरगंज में बहुत लंबा वक्त लगा, और अब जो है ज़मीन जब 3 साल बाद अवेलेबल हुआ तो जिस कंपनी को ठेका मिला था उन्होंने कहा कि 3 साल में जो रेट है सामान का दाम बहुत ऊंचा चला गया, इसलिए हम उस रेट पर काम नहीं करें। उन्होंने विभाग को लिख के दे दिया, फिर से टेंडर होगा। तो ठाकुरगंज ग्रिड सब स्टेशन जो बिहार गवर्नमेंट का है वो अगर बन जाएगा तो आपको पोठिया ठाकुरगंज दीघल बैंक में अभी सिंघिया चकंदरा कोचाधामन सब स्टेशन ग्रिड सब स्टेशन से बिजली जाती है, हलीम चौक से कुछ इलाके को जाती है, तो ये बिजली की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी। सर बात करें ट्रागाज की, तो ट्रागाज में जब विधानसभा इलेक्शन था तो वहाँ पे ओवैसी साहब खड़े होकर के बोले थे कि हमारे विधायक जीतने के बाद हम लोग जोकी से नहीं बल्कि बहादुर से ट्रागाज को लाइट देने का काम करेंगे। उनके वादे खोखले होंगे, उनके विधायक इधर से उधर चले गए, लेकिन आपने आज तक ट्रागाज की बिजली के लिए क्या किया सर? ट्रागाज के बिजली के लिए मैं देख रहा था कि भाई ये लोग तो लगातार बोल रहे थे, ओवैसी साहब भी बोले हैं कि हम लोग उसको किशनगंज से जोड़े हैं और जो है उसके लिए ये करेंगे। मेरे तरफ से टेरागाज को किशनगंज से जोड़ने के लिए अभी तक कोई कोशिश नहीं है। जो गलत बात बोल के कि नहीं मैंने कोई पहल नहीं की है, निश्चित रूप से। और आगे अब देखें, जनता पहले मैं देख लिया कि भाई जो लोग वादा किए हैं वो लोग पूरा करें, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, जहाँ से जनता आवाज़ लगाती पहुँच जाते हैं। तो ये जो सोकाल जो लोग अभी है, तो ये लोग आप देखे होंगे कि मेरे बारे में बोले बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उनका कहना है कि हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं, हमारा ही ये दायित्व है, हम बोलेंगे तभी काम होगा। तो उनको पता ही नहीं है, आप एमपी फंड जो 5 करोड़ है, एमएलए फंड 3 करोड़, आप जहाँ चाहेंगे वहीं खर्च होगा। उसके बाद सारी योजना एक मामूली आदमी गांव का वो भी फरियाद लेके जाएगा सरकार तक, उससे भी कोई सड़क बन सकती है, बिजली की समस्या हल हो सकती है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग बोलते हैं कोई अगर पहल करता है तो बोलता है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी मैं पिछले दिनों आप देखे होंगे कि एक अमोर विधानसभा में बैसा ब्लॉक में बोलान पावर सब स्टेशन है, सबसे ज़्यादा पावर डिस्टर्ब वही है। उसको जो जिस ग्रिड सब स्टेशन से बिजली मिलती है वो पूर्णिया है, 75 किलोमीटर से यहाँ बिजली आता, 33,000 लाइन है। और वहीं अगर उसको सिंघिया चकंदरा जो कोचाधामन में ग्रिड सब स्टेशन है जोड़ दिया तो मात्र 18 किलोमीटर है। कभी थंडरिंग हुआ, आंधी तूफान हुआ तो अब 75 किलोमीटर लाइन को रात में चेक करना और डिफ़िकल्ट है। इसके लिए पूर्व में जब मैं एमएलए था उस वक्त प्रमुख थे परवेज साहब, उप प्रमुख शमशाद साहब,
और बहुत सारे मुखियागण जी आए थे। और हम लोग उस वक्त के जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से भी बात हुई थी, सीताराम पासवान जी पूर्णिया के, अभी वो नहीं है, माननीय मंत्री से। तो वो काम प्रोसेस में है और उम्मीद करते हैं कि बरसात के बाद ये काम भी हो जाएगा, तो जो बिजली के जो पावर कट की समस्या है वो दूर होगी। तो ये हम पिछले बार जब हम मंत्री से पूर्णिया अधीक्षण अभियंता से मिले तो यहाँ के विधायक लोगों ने पोस्ट डाला कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान। तो ये तो हाल है सर, वो अपने से कुछ कर नहीं पाते हैं और कोई करते हैं तो नहीं। अभी आप पिछले दिनों देखे भाई, कोरोना सेकंड वेव में ऑक्सीजन के लिए कितना हाहाकार था। मैंने पत्र लिखा माननीय मेरे पत्र पर संज्ञान लेते हुए किशनगंज सदर हॉस्पिटल में आज जो है ऑक्सीजन प्लांट बनकर रेडी है, वहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। और जिसका चिट्ठी डीएम सब जगह है। तो अब बाद में लोग बोलते हैं कि हम भी तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे थे, कोई बोलता है हम भी मुख्यमंत्री को लिखे थे, ऊर्जा मंत्री को लिखे थे। भाई लिखे होंगे नो डाउट, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेरे चिट्ठी पर क्या कार्रवाई हुई? मेरे पास सबूत है, अभी भी है, आप चाहेंगे आपको दिखा सकते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री सचिवालय से स्वास्थ्य विभाग के जो अपर मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत साहब को गया, वहाँ से फिर जो है पत्राचार हुआ, ज़मीन उपलब्ध कराया गया, सब जगह में उपलब्ध हुआ। और आज जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है बनकर सदर हॉस्पिटल के कैंपस में तैयार है। सर सब बात एक तरफ, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टेरागंज वालों को किशनगंज से बिजली मिल पाएगी नहीं पाएगी, और इसके लिए आप पहल कब तक कर रहे हैं? निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। जब वहाँ मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक गांव है मेरे कोचाधाम में, जब मैं एमएलए बना तो मचकुड़ी पश्चिम टोला कनकई नदी से पश्चिम वो अररिया जिला का जोकी और पलासी में वहाँ घुसा हुआ है जी। वही गांव सिर्फ है हमारा कोचाधामन का, नदी के उस पार। वहाँ बिजली नहीं थी, बहुत मुश्किल से बिजली पहुँचाया। कनकई नदी के कारण जो है बिजली किशनगंज से नहीं पहुँच पाती, अररिया से पहुँचाया गया और जो है 4 ट्रांसफार्मर लगे। जब बिजली पहुँच गया तब अब सब लोग आवाज़ उठाने लगे कि भाई कोचाधामन से बिजली चाहिए। हम लोगों को 8 घंटा भी बिजली नहीं मिलती है, यहाँ 20 घंटा बिजली रहती है। वो भी काम हम अलग से लाइन जो है बिशनपुर पीएसएस से बनवा के वहाँ तक कर दिए। लेकिन अभी हम नहीं, अभी लाइन जो है जोकी वाले का कहना है कि हमारा केसर्रा वगैरह सब गांव को वहीं से बिजली देना पड़ेगा, और यही इश्यू चला। जबकि लाइन बन के तैयार, इस पर विधानसभा क्वेश्चन भी हुआ था। तो बिजली की समस्या अररिया से किशनगंज पहले बहुत बेहतर था हम लोगों के टाइम में, लेकिन अब सब जगह का एक ही हाल है, सब जगह बिजली के लिए हार। निश्चित रूप से टेरागाछ भी हमारे ज़िले का एक अभिन्न अंग है। वहाँ के लोगों का भी हक है कि उनको भी बेहतर बिजली सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री से, बिजली विभाग के पदाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर जो उचित व्यवस्था होगा उसके लिए हम लोग पहल करेंगे। सर एक सवाल और है, और ये आखिरी सवाल है। सीमांचल सर हमेशा हर बरसात में डरा हुआ रहता है, खास करके वो लोग जो लोग नदी के किनारे रहते हैं। बाढ़ और कटाव से हर साल सैकड़ों बीघा जमीन नदी में विलीन हो जाता है, लोग घर बेघर हो जाते हैं। ऐसे में सर नीतीश कुमार जी की तरफ से ये रवैया दिखाया जा रहा है कि सौतेलापन का रवैया दिखाया जा रहा है, इस पे काम ही नहीं हो पा रही है सर, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? रियाज राही साहब, बाढ़ और नदी कटाव का एक ही अस्थायी समाधान है कि सभी नदियों के दोनों किनारे तटबंध बनाया जाए। महानंदा बेसिन के तहत ये काम शुरू है। फेज 1 के तहत कटिहार जिले में महानंदा नदी के दोनों किनारे पर तटबंध बन चुका है। फेज 2 का टेंडर कब का हो चुका है, ज़मीन अधिग्रहण चल रहा है, जिसमें रतवा नदी जो टेरागाछ में है उसके दोनों तरफ और महानंदा नदी के दोनों तरफ जो आपका किशनगंज बहादुरगंज रोड जो महानंदा पुल है वहाँ तक जो दोनों तरफ बनना है, ये काम टेंडर हो चुका है। लेकिन
हर जगह आप देखे होंगे पिछले साल लोग हर जगह मीटिंग करके बांध इधर से नहीं बनना चाहिए, उधर से बनना चाहिए। तो हमारे नेताओं को जो काम नहीं हुआ उसके बारे में बोलते हैं जी। जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसको जमीन पर लाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते हैं। ये स्थिति है। इसके अलावा जो दो बहुत बड़ी योजना जो बहुत वर्षों से दशकों से केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में लंबित था, आपको जानकारी होगा, जो मेची कोसी लिंक परियोजना, इसके तहत मेची नदी जो बंगाल सीमा नेपाल से निकलती है वहाँ उस नदी को कोसी तक जितनी नदियाँ हैं एक दूसरे से जोड़ने का है, जो अभी उसके लिए फेज 1 में 6000 से ऊपर करोड़ रुपये दिए गया। ये काम अगर ज़मीन पर उतर जाएगा तो ये जो नदियां जो अभी अभिशाप कहलाती हैं सीमांचल के लिए, आने वाले दिनों में वरदान हो जाएगा। जब नदी किसी नदी में ज़्यादा पानी होगा उसको जो है कनाल से जहाँ सूखा है वहाँ इस नदी का पानी उस नदी में, उससे बिजली भी पैदा होगी। तो ये दोनों महानंदा बेसिन परियोजना और कोसी मेची लिंक परियोजना, ये दोनों परियोजना जितना जल्दी जो ज़मीन पर उतरेगा उतना जल्दी जो है हमारे सीमांचल से जो है कटान धसान भसान से जो है लोगों को मुक्ति मिलेगी। सर, कल बकरीद है, ईद उल जुहा है, तो उसको लेकर के आप अपने यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे द्वारा? ईद उल जुहा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, सीमांचल वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हमेशा से हमारा सीमांचल इलाका बहुत ही शांति और जो गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल है, तो उम्मीद करते हैं सब लोगों से बिल्कुल आपसी भाईचारगी के साथ एक दूसरे से मिलकर हम लोग इस ईद उल जुहा का त्यौहार मनाएं और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब, और कई मामलों पर हमारी बातें हुई, खास करके टेरागंज वाले हमको कई बार फ़ोन किए थे इस मामले को लेकर कि ये सर से बात कीजिएगा बिजली हम लोग को कब किसान से मिलेगी। आज सर ने बता दिया कि अब तक पहल नहीं हुई है, लेकिन अब पहल करेंगे, तो इसका मतलब बहुत जल्द टेरागंज वालों को बहादुरगंज और किशनगंज से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी।